हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है 9 मई और 9 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और इस पूरे वीडियो की अगर आप PDF फाइल चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है @champions-of-GA उस पर उपलब्ध होगी। तो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम 8 मई के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे हमारे उनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, केंद्र सरकार ने संसद की लोक लेखा समिति जिसको हम PAC बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी को पुनर्गठित कर इसका अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया था। तो ये कल मैंने बताया था आपको, अधीर रंजन चौधरी जो है ये विपक्ष के हैं, यानी कि विपक्ष पार्टी का ही जो है हमेशा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनता है। तो PAC यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो नए अध्यक्ष बने उनका नाम है अधीर रंजन चौधरी। ये लोकसभा सदस्य है। तो एक्चुअली जो लोक लेखा समिति होती है इसका जो कार्य होता है, यह जितने भी लेखा जोखा होते हैं यानी कि सरकारी खर्चे जितने भी होते हैं उसका देख रेख करने का जो काम लोक लेखा समिति का होता है। तो इसके अध्यक्ष बने हैं अधीर रंजन चौधरी। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा, विश्व स्वच्छता दिवस जिसको हम वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे बोलते हैं, ये कब मनाया गया? ये 5 मई को मनाया गया। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था विश्व स्वच्छता दिवस जो है ये मनाया जाता 5 मई को, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। ये मनाया जाता 5 मई को। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। ये भी आप याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाते हैं तो ये मनाते 5 मई को, और विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाते हैं तो ये मनाते 15 अक्टूबर को। दोनों क्वेश्चंस के आंसर अलग अलग है। थर्ड क्वेश्चन था हमारा, भारतीय नौसेना ने विदेश से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान हाल ही में शुरू किया है? तो ये अभियान है नौसेना सेतु। नौसेना सेतु, इस अभियान के माध्यम से जो बाहर विदेशों में जो लोग फंसे उनको जो घर लाने की वापसी का व्यवस्था इसमें किया जाएगा। तो नौसेना सेतु जो हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा स्टार्ट किया गया है, और जो भारत के नौसेना प्रमुख है उनका नाम है करमवीर सिंह। ये भी आप याद रखिएगा। और ये 24वें नौसेना प्रमुख है। चौथा क्वेश्चन था हमारा, किस राज्य ने लॉकडाउन को 29 मई तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ये तेलंगाना सरकार ने बढ़ाया है। तो अभी पूरे विश्व में, मतलब भारत की अगर हम बात करें तो भारत में 17 मई तक जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को बढ़ाया है। लेकिन तेलंगाना भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने लॉकडाउन की अवधि को जो 29 मई तक बढ़ा दिया है। राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो ये 2023 तक स्थगित कर दिए गए हैं। राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 में होने वाले थे लेकिन इनको कोरोना वायरस के चलते बढ़ा दिया है 2 साल। अब ये आयोजित होंगे 2023 में। छठा क्वेश्चन पूछा था आपसे कल, इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 6 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल नो डाइट डे का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जो खाना चाहता है उसे वह खाने दिया जाए, यानी कि उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं किया जाए। इसमें डाइट का किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल नो डाइट डे ये मनाया जाता है 6 मई को। सातवां क्वेश्चन था हमारा, किसके द्वारा हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान जो है शुरू किया गया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा हाल ही में स्टार्ट किया गया है। तो इसमें जो विभिन्न राज्य है उसमें लॉकडाउन के कारण जो वरिष्ठ लोग हैं उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, प्रतिरोधकता तंत्र जो होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। तो ऐसी स्थिति में उनको कुछ प्रोटेक्शन वगैरह जो है वो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। तो दादा दादी और नाना नानी अभियान जो है हाल ही में नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है राजीव कुमार, और नीति आयोग के जो CEO हैं उनका नाम है अमिताभ कांत। आठवां क्वेश्चन मैंने कल आपको बताया था, मुस्तफ़ा अली कदीमी किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये इराक के बने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इराक के नए प्रधानमंत्री अब बने हैं मुस्तफ़ा अली कदीमी, और इराक की जो राजधानी वो है बगदाद, और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है उसका नाम है दिनार। किस राज्य की सरकार ने आयुष कवच कोविड-19 का शुभारंभ हाल ही में किया है? तो आयुष कोविड-19 जिसको हम बोलते हैं ये स्टार्ट किया गया यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो आयुष कवच कोविड-19 ऐप में क्या होगा, इसमें जो है जितने भी हमारे प्राकृतिक स्रोत होते हैं यानी कि प्रकृति से प्राप्त जो पेड़ पौधे होते हैं जिनमें औषधियाँ होती है, औषधि गुण होते हैं, जैसे कि लहसुन हुआ, अदरक हुआ, काली मिर्च हुई, है ना। तो ये सभी चीज़ें क्या करती है कि ये हमारे शरीर का जो प्रतिरोधक तंत्र होता है उसको मजबूत करने का काम करती है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया। उस ऐप में हम जो विशेषज्ञों से सलाह भी ले सकते हैं और उस ऐप के माध्यम से
जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका उपयोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए ताकि प्रतिरक्षा तंत्र जो हमारा मजबूत हो। तो इसीलिए आयुष कवच कोविड-19 का ये जो ऐप है ये उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा आप। 10वां प्रश्न था हमारा, किस राज्य की सरकार द्वारा परिवार के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए निगाह, जिसको हम निगरानी बोल सकते हैं, वॉचिंग करना, निगाह कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। तो अभी लॉकडाउन की स्थिति के कारण बहुत सारे मजदूर और बहुत सारे लोग जो अन्य राज्यों से वापस घरों पर आए हैं, तो ऐसी स्थिति में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने वहाँ के जो हेल्थ वर्कर्स है, आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उन्हें ये निर्देश दिए हैं कि जो भी व्यक्ति जो बाहर से पलायन करके राज्य के अंदर आया है उसका ध्यान रखा जाए, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, यानी कि उसके ऊपर निगाह रखी जाए। तो निगाह कार्यक्रम हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है जयराम ठाकुर और यहाँ के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था हमारा, मध्य प्रदेश से अधिकतम सीमा वाला राज्य इनमें से कौन सा है? यानी कि मैंने आपको स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये यूपी है, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश से चारों तरफ कितने राज्य जो है वो जुड़े हुए हैं, तो मध्य प्रदेश जो है अपने चारों तरफ कितने राज्यों से घिरा हुआ है, ऐसा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो ये एक्चुअली 5 राज्यों से मध्य प्रदेश घिरा हुआ है। कौन कौन से हैं? एक है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और एक हम घिरे हुए हैं छत्तीसगढ़ से। तो एमपी जो है ये 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था स्टैटिक जीके में, मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो एमपी में लोकसभा की कुल 29 सीटें, ठीक है। और इन 29 सीटों में एसटी शेड्यूल्ड ट्राइबल की जो सीटें आती है वो आती है 6 और एससी की जो सीटें आती है वो आती है 4, ठीक है। और कुल लोकसभा की अगर आपसे सीटें पूछ ले तो वो है 29, इसमें एसटी की 6 है और एससी की 4 है। इसके अलावा अगर आपसे विधानसभा की सीटें पूछें तो विधानसभा की सीटें मध्य प्रदेश में 230 प्लस 1 सीट जो है होती है वो एंग्लो इंडियन की होती है। तो ओवरऑल 230 सीटें जो विधानसभा के अंतर्गत आती है एमपी से। चलिए अब हम आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 9 मई के। तो 9 मई का हमारा पहला क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम के केमिकल प्लांट जिसको हम जो एलजी पॉलीमर्स के नाम से विख्यात है, उसमें 7 मई 2020 को किस गैस का रिसाव होने के कारण एक दुर्घटना हो गई है जिसमें काफ़ी लोगों की जान भी गई है। तो किस गैस का रिसाव हुआ वहाँ पे रिसाव हुआ स्टाइरिन का, ठीक है। तो विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है और वहाँ पर एक केमिकल प्लांट है एलजी पॉलीमर्स का, उसमें 7 मई 2020 को स्टाइरिन गैस का जो है वो रिसाव हो गया है। तो इसके कारण काफ़ी दुर्घटना हो गई है वहाँ पे। और मैं आपको बता दूँ इसी प्रकार का एक दुर्घटना जो है वो आज से कई वर्ष पहले यानी कि 1984 में 1984 में 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड भी हुआ था, अगर आप लोगों को पता हो, जिसमें एक गैस रिसी थी उस कंपनी से, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी वहाँ पर, तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का वहाँ पर रिसाव हुआ था। तो उसके कारण भी काफ़ी लोग जो है वो मर गए थे। तो ये भी एक प्रकार की केमिकल एक्सीडेंट ही है ये हुआ विशाखापट्टनम के केमिकल प्लांट यानी कि एलजी पॉलीमर्स में। और यहाँ पर जो गैस का रिसाव हुआ उसका नाम है स्टाइरिन। कुछ डिटेल में इसमें आपको बता देता हूँ। यह केमिकल प्लांट एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का है और ये 1961 में बना था, ठीक है। यह प्लांट हिंदुस्तान पॉलीमर्स का था जिसका 1997 में दक्षिण कोरियाई कंपनी एलजी ने अधिग्रहण कर लिया था। और हादसे के बाद जो है एनडीआरएफ की टीम है, एनडीएम की टीम है, नेवी और राज्य की जितने भी पुलिस वगैरह की जो टीम है, प्रशासनिक अधिकारी है, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन जो शुरू कर दिया है। स्टाइरिन का केमिकल फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है कि विशाखापट्टनम की कंपनी में जो गैस रिसाव हुई थी उस गैस का तो नाम मैंने बता दिया आपको स्टाइरिन, लेकिन उसका केमिकल फार्मूला अगर आपसे पूछा तो उसका फार्मूला है C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, ये स्टाइरिन का फार्मूला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है कि केमिकल प्लांट में 7 मई 2020 को किस गैस का रिसाव हुआ, तो ये स्टाइरिन गैस का जो है रिसाव हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन है, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ हाल ही में किसे नियुक्त किया है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कृष्णन रामचंद्रन को नियुक्त किया है। कृष्णन रामचंद्रन ये जो है आशीष मेहरोत्रा का स्थान लेंगे। तो मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ अब बने हैं कृष्णन रामचंद्रन। किसको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे आशीष मेहरोत्रा को। और ये तो मैंने बता दिया आपको किसका स्थान लेंगे, ये लेंगे आशीष मेहरोत्रा का। और इससे पहले ये जो थे रामचंद्रन, कृष्णन रामचंद्रन, ये अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस के सीईओ के रूप में कार्यरत थे।
और इसकी जो स्थापना है ये 2008 में हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। किसके हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में और उसकी जो स्थापना हुई थी वो 2008 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा आप। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 की वजह से विदेशों में फंसे नागरिकों को भारत में लाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा मिशन हाल ही में शुरू किया है? तो इस मिशन का नाम है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत जो दूसरे देशों में जो लोग फंसे हैं उनको लाने की जो है कोशिश की जाएगी। तो इसमें मैं थोड़ा डिटेल आपको बता देता हूँ। ये अभियान 7 मई से 7 दिनों तक 12 देश में जितने भी करीब 1,93,000 भारतीय फंसे हैं उनको एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट के जरिए जो भारत लाया जाएगा। तो किन किन देशों में भारत के लोग फंसे हैं? इसमें अमेरिका है, ब्रिटेन, बांग्लादेश, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, इन देशों में भारतीय लोग फंसे हैं। तो इनको भारत लाने के लिए जो है एक प्रयास किया जा रहा है और इस एक अभियान इसको नाम दिया है, उस अभियान का नाम है वंदे भारत मिशन। तो याद रखिएगा। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आरबीआई से रिलेटेड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय निदेशक मंडल में नया निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया है? तो ये तरुण बजाज को बनाया है। ठीक है, तरुण बजाज अब जो है भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में नए निदेशक नियुक्त किए हैं और इन्होंने अतनु चक्रवर्ती का स्थान लिया है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, इस वक्त जो है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल बोर्ड है उसमें 10 निदेशक है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आरबीआई में अभी सेंट्रल बोर्ड में कितने निदेशक है? तो ये 10। एक्चुअली आरबीआई में एक तो गवर्नर होता है, ठीक है, और इसमें 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं और सेंट्रल बोर्ड के निदेशक की अगर हम बात करें तो ये होते हैं 10। कौन कौन है? एक है डॉक्टर अशोक गुलाटी, मनीष सब्बरवाल, प्रसन्ना कुमारी मोहंती, दिलीप एस शांघवी, सतीश काशीनाथ मराठे, सचिन चतुर्वेदी और रेवती अय्यर, स्वामीनाथन गुरुमूर्ति, तरुण बजाज और देवाशीष पांडा। ये इसमें सेंट्रल बोर्ड के 10 निदेशक हैं और अभी अंतुन चतुर्वेदी जो है इनको रिप्लेस कर दिया है और अब जो बने उनका नाम है तरुण बजाज। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके अलावा आरबीआई के बारे में कई बार आपको बता चुका हूँ। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी और इसका वर्तमान में जो मुख्यालय है वो है मुंबई में और इसका पहला प्रारंभिक मुख्यालय अगर आपसे पूछते तो वो कलकत्ता में था, लेकिन अभी वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है और शक्तिकांत दास जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर है। अगला क्वेश्चन है विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है 2020 का ये कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 7 मई को। सो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020 कब मनाया जाएगा? ये 7 मई को अभी हाल ही में मनाया गया है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, हर साल इसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, लेकिन ये फिक्स है कि मई के महीने में ही मनाया जाता है। ठीक है, तो इस साल 2020 का जो विश्व एथलेटिक्स दिवस है ये 7 मई को मनाया गया है। तो विश्व एथलेटिक्स दिवस का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो खेल के प्रति हम प्रोत्साहित करें और उनकी प्रतिभाओं को निखार करके आगे लेके आएँ। इस दिवस को ज़्यादातर मैंने बता दिया आपको मई के महीने में मनाया जाता है और सबसे पहला एथलेटिक्स दिवस जो है 1996 में पहली बार मनाया गया था और विश्व एथलेटिक्स संघ का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वह मोनाको में है और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष विश्व एथलेटिक्स संघ के उनका नाम है सेबेस्टियन कोए और इसकी स्थापना 1912 में स्वीडन में की गई थी। तो इस साल विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है यानी कि 2020 में कब मनाया गया? ये 7 मई को मनाया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। छठा प्रश्न है सीमा सड़क संगठन जिसको हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी और इसका दिवस जो है कब मनाया गया हाल ही में? तो ये भी 7 मई को सीमा सड़क संगठन का स्थापना दिवस मनाया है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को बने हुए लगभग 60 वर्ष हो गए। ठीक है, यानी कि ये जो इसका स्थापना दिवस था वो 60वां स्थापना दिवस था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इसका मुख्य कार्य भारत के जो सीमावर्ती राज्य है तो उन सीमावर्ती राज्यों में सड़क का निर्माण करना, उनकी देखरेख करना, उनको प्रोटेक्शन करने का काम जो है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना दिवस हाल ही में 7 मई को मनाया गया है और ये इसका जो स्थापना वर्ष था ये 60वां स्थापना वर्ष था इसका। ठीक है, और ये 1960 में सबसे पहली बार बना था 7 मई 1960 को। याद रखिएगा आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 7वां क्वेश्चन है हमारा किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ा करके 59 वर्ष कर दिया है?
इस राज्य में पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो रिटायरमेंट की उम्र थी वो थी 58 वर्ष, लेकिन इसमें 1 साल का इजाफा कर दिया है कोविड-19 के कारण, क्योंकि कर्मचारियों की काफ़ी आवश्यकता है वहाँ पर और अभी नए कर्मचारी वो भर्ती नहीं किए जा सकते। तो ऐसी स्थिति में उनका 1 साल नौकरी का बढ़ा दिया है और अब कर दिया उसको 59 वर्ष। तो किस राज्य की सरकार ने किया? ये किया है तमिलनाडु की सरकार ने। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। 8वां प्रश्न है, विश्व थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष हम कब मनाते हैं? तो वह विश्व थैलेसीमिया दिवस जो है हर साल मनाया जाता है 8 मई को। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4th वाला सही होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कोविड-19 के उपचार के लिए कौन सा एक ऐप लॉन्च किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। तो इन्होंने कोविड-19 के उपचार के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो ये आयुष संजीवनी ऐप जो है, ये वाला ऐप जो है वो हाल ही में लॉन्च किया गया है, आयुष संजीवनी ऐप। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने लॉन्च किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा एग्जिट ऐप, ये कुछ दिन पहले ही जो है पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा जो बाहर फंसे मजदूर हैं उनको उनके राज्य में लाने के लिए लॉन्च किया गया है। टॉप पेरेंट ऐप जो है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षा के लिए लॉन्च किया गया है। और आयुष संजीवनी मैंने बता दिया आपको, ये डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जारी किया गया है। और कोविड केयर ऐप जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये चारों ऐप आप याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है हमारा, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है हम हर साल 8 मई को मनाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखिएगा। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हर साल हम मनाते हैं 8 मई को। कुछ डिटेल इसमें मैं बता देता हूँ आपको। इस दिन को रेड क्रॉस दिन भी बोलते हैं हम, और इसको हम इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और हेनरी डुनेट की जयंती के रूप में इसे हम मनाते हैं। इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। इसको हम या तो रेड क्रॉस डे बोल सकते हैं या ICRC, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, हेनरी डुनेट की जयंती के रूप में मनाया जाता है। हेनरी डुनेट का जो जन्म है वो 8 मई 1828 को हुआ था, इसीलिए इसको जो है हम 8 मई को ही मनाते हैं। और वे नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित की गई थी। इसके अलावा विश्व रेड क्रॉस दिवस को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में भी हम जानते हैं। हेनरी डुनेट ने साल 1863 में स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में रेड क्रॉस कमेटी इंटरनेशनल की स्थापना की थी। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है उनका नाम है पीटर मोरेर। और ICRC का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो ये एक प्रकार की काफ़ी सोशल संस्था है रेड क्रॉस, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं को काफ़ी अच्छे से उपलब्ध कराया जाता है, यानी कि मदद की जाती है। ठीक है, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो कब मनाया गया? वो मनाया गया 8 मई को। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप याद रखिएगा। 11वां क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? ये हमारा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हम कहते हैं चरण पादुका ग्राम को। ठीक है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चरण पादुका ग्राम को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। और इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। अभी हाल ही में MPPSC का एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है, तो इसीलिए मैंने स्टैटिक जीके के अंदर जो है आपके ये वाले क्वेश्चंस कवर किए हैं MP से रिलेटेड, ताकि आपका अच्छे से जो है MP का जीके भी कवर हो जाए। तो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है चरण पादुका ग्राम को। और ये घटना कब हुई थी? ये हुई थी 1931 को, 1931 को। कब हुई थी चरण पादुका ग्राम घटना? 1931 यानी कि 1931 को छतरपुर में हुई थी, याद रखिएगा आप। इसके अलावा कुछ और भी मैं आपको जानकारी बता दूं। किलो का रत्न हम MP में ग्वालियर दुर्ग को बोलते हैं। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? तो ये 18 अप्रैल 1859 को दी गई थी। पंजाब मेल हत्याकांड किसे कहते हैं हम? तो ये खंडवा रेलवे स्टेशन पर एक घटना हुई थी, उसको हम बोलते हैं पंजाब मेल हत्याकांड के नाम से। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ? तो ये 23 जुलाई 1906 को झाबुआ में हुआ था। और भारत में पहला झंडा सत्याग्रह जो है कहाँ स्टार्ट हुआ था? ये तो जबलपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, मोहम्मद गौस का मकबरा किस जगह स्थापित है? तो मोहम्मद गौस का जो मकबरा है ग्वालियर में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे B वाला यानी कि सेकंड वाला सही है। इसके अलावा भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है? तो ये सांची है। चावल आंदोलन कहाँ पर स्टार्ट हुआ? तो रीवा में हुआ था। मध्य प्रदेश में गदर जो एक अभियान शुरू हुआ था, ये इसको हम लड़ाई बोल सकते हैं, तो ये सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो ये नीमच छावनी से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो ये भी ग्वालियर में है। और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो ये भी ग्वालियर में है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो।
यानी कि 9 मई के करंट अफेयर्स और स्टडी जीके का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और व्यूज़ की संख्या काफ़ी कम है तो सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं 10 मई के करंट अफेयर्स और स्टडी जीके के वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।